इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं केवल दर्ज नहीं होती, बल्कि वे एक ऐसे आईने की तरह सामने आती हैं जिसमें सत्ता का चेहरा भी दिखता है और समाज की पीड़ा भी दिखाई देती है। 13 अप्रैल 1919 का दिन ऐसा ही एक दिन था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और यह साबित कर दिया कि जब सत्ता डर जाती है तो वो सबसे पहले जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश करती है। ये वो दौर था जब भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था और आम लोगों के पास ना तो अधिकार थे और ना ही अपनी बात कहने की कोई स्वतंत्रता थी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे रोवलेट एक्ट कहा गया। ये कानून असल में एक ऐसा औजार था जिसके जरिए बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून न्याय की प्रक्रिया को खत्म करके डर के जरिए शासन चलाने की कोशिश थी। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध शुरू हुआ, लेकिन अमृतसर इस विरोध का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यहाँ के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट कर रहे थे और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बना रहे थे। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन को यह जागरूकता पसंद नहीं आई और 10 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं को बिना किसी सूचना के गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी ने जनता के भीतर गुस्से की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। लोग सड़कों पर उतरने लगे, लेकिन उनके हाथों में हथियार नहीं थे, बल्कि उनके भीतर अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की इच्छा थी। इसी माहौल के बीच 13 अप्रैल का दिन आया, जो पंजाब में बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन होता है जब लोग खुशियां मनाने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और मेलों में शामिल होते हैं। उसी दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। इस भीड़ में कुछ लोग विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो केवल त्योहार की वजह से वहां पहुंचे थे और उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय में ये जगह इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्याय में बदलने वाली है। जलियांवाला बाग एक खुला मैदान नहीं था, बल्कि चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक ऐसा स्थान था जहां से बाहर निकलने के रास्ते बहुत संकरे थे। ये भौगोलिक स्थिति बाद में एक बड़ी त्रासदी का कारण बनी, क्योंकि जब खतरा आया तो लोगों के पास भागने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। इसी दौरान शहर में तैनात ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनॉल्ड डायर को इस भीड़ की जानकारी मिली और उसने बिना किसी विस्तृत जांच के इसे कानून के खिलाफ एक सभा मान लिया। वो अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद एकमात्र मुख्य रास्ते को अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के फायरिंग का आदेश दे दिया। गोलियां चलनी शुरू हो गईं और कुछ ही सेकंड में पूरा बाग चीखों और अफरा तफरी से भर गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन रास्ते बंद थे। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन गोलियों की बौछार ने उन्हें गिरा दिया। कुछ लोग जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गोलियां किसी को नहीं बख्श रही थी। लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही और करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। ये फायरिंग तब तक जारी रही जब तक सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं। इस दौरान सबसे दर्दनाक दृश्य वो था जब लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर मौजूद एक कुएं में कूदने लगे। दर्जनों लोग एक साथ उस कुएं में कूदे, लेकिन वो कुआं भी उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं बन पाया, बल्कि वो भी मौत का एक और प्रतीक बन गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस घटना में 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स में यह संख्या 1000 से अधिक बताई गई है। हजारों लोग घायल हुए और कई ऐसे थे जो बाद में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ बैठे। ये घटना केवल एक गोलीबारी नहीं थी, बल्कि ये एक संदेश था जो ब्रिटिश शासन देना चाहता था कि विरोध की कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बाद में जनरल डायर ने अपने इस कदम को सही ठहराया और कहा कि उसका उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा सबक सिखाना था जिसे वे कभी भूल न सके। उसने यहां तक कहा कि अगर रास्ता चौड़ा होता तो वो मशीन गन का इस्तेमाल भी करता। यह बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं था, बल्कि उस समय के औपनिवेशिक शासन की मानसिकता को दर्शाता था।
जहां जनता को नागरिक नहीं बल्कि नियंत्रित किए जाने वाले समूह के रूप में देखा जाता था। इस घटना की खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी और हर जगह शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। महात्मा गांधी, जो उस समय तक अहिंसक विरोध के जरिए ब्रिटिश शासन से संवाद की उम्मीद कर रहे थे, इस घटना के बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, जो एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था और इसने दुनिया का ध्यान इस घटना की ओर खींचा। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया, लेकिन इस जांच में भी कई सवाल अनुत्तरित रह गए। जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया, लेकिन उसे किसी प्रकार की कठोर सजा नहीं दी गई। ये स्थिति भारतीयों के लिए और भी निराशाजनक थी, क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो गया कि न्याय की उम्मीद उसी व्यवस्था से नहीं की जा सकती जो खुद अन्याय कर रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी और लोगों के भीतर ये विश्वास पैदा किया कि अब केवल विरोध नहीं बल्कि संगठित आंदोलन की जरूरत है। ये घटना एक ऐसे मोड़ के रूप में सामने आई जहां डर धीरे धीरे प्रतिरोध में बदलने लगा। लोग समझने लगे कि अगर वे चुप रहे तो इतिहास खुद को दोहराएगा और अन्याय का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज भी जब कोई जलियांवाला बाग जाता है तो वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई देते हैं और वो कुआं आज भी मौजूद है जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की थी। ये स्थान केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की याद है जिन्होंने अपनी जान देकर आने वाली पीढ़ियों को ये समझाया कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और इसे बनाए रखने के लिए लगातार जागरूक रहना जरूरी है। कहावत है कि जब अन्याय होता है और लोग चुप रहते हैं तो वो चुप्पी भी एक तरह का समर्थन बन जाती है। जलियांवाला बाग हमें यही याद दिलाता है कि आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि जब आवाजें दबा दी जाती हैं तो इतिहास खामोश नहीं रहता बल्कि वो और भी जोर से बोलता है। ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि ये हर उस समाज के लिए एक चेतावनी है जहां सत्ता और जनता के बीच संतुलन बिगड़ने लगता है। और यही कारण है कि जलियांवाला बाग आज भी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि एक जीवित सवाल बना हुआ है कि क्या हमने उस दर्द से कुछ सीखा है या नहीं। लेकिन ये सवाल केवल इतिहास की किताबों में सीमित नहीं रहता, बल्कि समय के साथ और भी गहरा होता जाता है, क्योंकि हर पीढ़ी के सामने अपने अपने जलियांवाला बाग होते हैं जहां उन्हें तय करना होता है कि वे खामोश रहेंगे या सवाल करेंगे। इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो खुद को हूबहू दोहराता नहीं है, बल्कि अपने संकेत छोड़ता है और उन संकेतों को समझना समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। जलियांवाला बाग की घटना के बाद भारत में केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह की जागरूकता भी पैदा हुई थी। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि अगर वे अपने अधिकारों के लिए संगठित नहीं होंगे तो सत्ता हमेशा उन्हें दबाने की कोशिश करेगी। ये वही दौर था जब गांव-गांव और शहर-शहर में स्वतंत्रता की बात धीरे धीरे एक विचार से आंदोलन में बदल रही थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि ये एक मानसिक बदलाव का संकेत था। लोग पहली बार ये समझ रहे थे कि उनकी ताकत उनकी संख्या में है और अगर वे एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें तो सबसे बड़ी सत्ता को भी चुनौती दी जा सकती है। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने इसे धीरे धीरे जन्म दिया था। कहावत है कि जब जख्म गहरा होता है तो उसकी पीड़ा भी लंबी चलती है, और वही पीड़ा कभी कभी परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जलियांवाला बाग का जख्म भी ऐसा ही था, जिसने केवल उस समय के लोगों को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। ये घटना एक चेतावनी बन गई कि अगर सत्ता को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया जाए तो वो अपनी सीमाएं भूल जाती है। समय के साथ भारत ने आजादी हासिल की और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में लिखे गए शब्दों से नहीं चलता, बल्कि ये लोगों की सक्रिय भागीदारी से जीवित रहता है। अगर लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जलियांवाला बाग हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। ये हमें बार बार ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई स्थायी स्थिति नहीं है,
बल्कि इसे हर दिन बनाए रखना पड़ता है। अगर समाज में असमानता बढ़ती है या आवाजों को दबाया जाता है तो ये वही संकेत होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आज के दौर में जब हम आधुनिक तकनीक और तेजी से बदलती दुनिया की बात करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने अतीत को भी उतनी ही गंभीरता से समझें, क्योंकि अगर अतीत को भुला दिया जाए तो वर्तमान की दिशा भी अस्पष्ट हो जाती है। जलियांवाला बाग की घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने सच में उस दर्द को समझा है या केवल उसे एक कहानी की तरह सुन लिया है। एक और कहावत है कि जो समाज अपने इतिहास से सीख नहीं लेता वो वही गलतियां दोहराने के लिए मजबूर हो जाता है। यही कारण है कि जलियांवाला बाग जैसे घटनाक्रम केवल श्रद्धांजलि देने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें समझना और उनसे सीख लेना भी उतना ही जरूरी है। जब हम वहां की दीवारों पर बने निशानों को देखते हैं तो वो केवल गोलियों के निशान नहीं होते, बल्कि वो एक समय की गवाही देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह एक निर्णय ने सैकड़ों जिंदगियों को खत्म कर दिया और हजारों परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दृश्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता के पास जब असीमित शक्ति होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।